हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस विद्या मित्र में। आज के वीडियो में हम अपभ्रंश पढ़ेंगे, जो कि आपके प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास भाग के अंतर्गत पहला टॉपिक है, जिसमें लिखा है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अपभ्रंश की व्याकरण संबंधी शाब्दिक विशेषताएं उदाहरण स्पष्ट करके समझाइए। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाषा के आधार पर जो जातियों का वर्गीकरण है उसको किस तरह से किया जाता है। दो भाग में, आर्य भाषा और अनार्य भाषा। अनार्य भाषा पहले देखते हैं। इसके अंतर्गत पहले द्रविड़ यानी कि कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु जो कि साउथ की भाषाएं हैं, और इसके अलावा मुंडा, कोल जो झारखंड एरिया में बोली जाती है, और ऑस्ट्रिक यानी कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ भाषाएं आती हैं। अब चलते हैं आर्य भाषा की तरफ। आर्य भाषा में आप देखते हैं कि दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला तो है यूरोपीय भाषाएं और दूसरा है भारत ईरानी आर्य भाषाएं। हम भारत ईरानी आर्य भाषा पे कंसंट्रेट करते हैं, जिसको तीन भाग में फिर से डिवाइड किया गया है। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। दरद जो है ये आपका तिब्बत, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हमको भारतीय आर्य भाषाएं देखनी है, इसलिए हम यहीं पर देखते हैं। तो इसके विकास क्रम के अनुसार इसको फिर से तीन कालों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राचीन, जिसमें है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति, जिसका काल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। उसके बाद है मध्यकालीन, जिसके हैं पाली। पहली अवस्था का नाम पाली है, दूसरी अवस्था प्राकृत। देखिए, जो संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत और प्राकृत से फिर अपभ्रंश। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी अपभ्रंश और अवहट्ट है, जिसका काल हम देखते हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी का। उसके बाद तीसरा काल है वो आधुनिक हिंदी और हिंदूतर भाषाओं का है, जिसमें बांग्ला, उड़िया, ओसामी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी। तो क्या देख रहे हैं? संस्कृत से आपको मध्यकालीन आर्य भाषा की चारों अवस्थाएं देखते हैं। तीन अवस्थाएं, सॉरी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट जो है तीसरी अवस्था दोनों। और इसी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की भाषाओं का विकास होता है, जिसमें बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, पंजाबी, सिंधी है। जब आप टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध है, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आप एक नजर आप इसमें देख लीजिए। जैसे अपभ्रंश से आप देखते हैं, मागधी अपभ्रंश है, उससे कौन सी भाषाएं निकली हैं? बांग्ला, उड़िया, असमी, मैथिली, और इसकी उपभाषा जो है बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत बोलियां आती हैं भोजपुरी, मंगी, अंगिका। उसी प्रकार अर्धमागधी भाषा में भाषा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उपभाषा पूर्वी हिंदी है और इसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। स्वर से अपभ्रंश में आप देखते हैं भाषा है गुजराती, पंजाबी और उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, जिसके अंतर्गत ये 6 बोलियां आएंगी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। हर अपभ्रंश में भाषा तो कोई नहीं है, लेकिन उपभाषा पहाड़ी हिंदी है और उसके अंतर्गत बोलियां है कुमाऊनी, गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो भाषा इसमें मराठी है और उपभाषा और बोलियां कुछ भी नहीं है। और राजस्थानी अपभ्रंश में उपभाषा आप राजस्थानी हिंदी को देखते हैं और इसके अंतर्गत बोलियां हैं जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। और ब्राह्मण अपभ्रंश में जो सिंधी भाषा है वो निकली है। इसको हम और डिटेल में अच्छे से देखेंगे जब हम हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध टॉपिक नंबर 9 को देखेंगे तब। अभी हम अपभ्रंश पे कंसंट्रेट करेंगे। देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा की जो अवस्थाएं हैं, यानी कि जो पहली अवस्था पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी अपभ्रंश और अवहट्ट। लेकिन हमको सिलेबस में अपभ्रंश और अवहट्ट है, तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। अब जो ये काल निर्धारण किया गया, उसका आधार मुख्यतः साहित्य है। जो उस क्षेत्र में उस टाइम में जो साहित्य फेमस था, उसके आधार पर काल का निर्धारण किया गया। तो इसको आपको रटना नहीं है, ना ही इसमें एग्जाम में आपको लिखना है। बस ये आपको जानकारी के लिए है कि जैसे ऋग्वेद से वैदिक संस्कृति के बारे में पता चलता है कि ये काल था। वाल्मीकि रामायण से लौकिक संस्कृति का पता चलता है, और पाली का पता चलता है भगवान बुद्ध के त्रिपिटक ग्रंथों से। प्राकृत का पता चलता है विमल सूरी के पौंचरी से। अपभ्रंश का योगेंद्र के परमात्मा प्रकाश से। और हिंदी का प्राचीन काल मुख्य और पुण्य से। और मध्यकाल कबीर की वाणी से। और आधुनिक काल की बात करें तो भारतीय के गद्य साहित्य से समझा जा सकता है। अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। इस तरह से जो है एक विकास क्रम चलता है। तो अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का नाम है, ये आप समझ गए। संस्कृत के मानक शब्दों से भ्रष्ट अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई, और इसी कारण से कई ग्राम भाषा, देश भाषा के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसको भ्रष्ट क्यों बोलते हैं? देखिए, जो आभीर, गुज्जर, जाट, ये सब जो राजसत्ता पाने के लिए भारत में आने लगे थे, और इन लोग राजपूत कहलाते हैं। तो इन लोग जब आए तो इन लोग संस्कृत से दीक्षित तो नहीं हो पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इन लोगों ने इससे मिलता जुलता फिर अपनी भाषा मिला जुला करके कुछ शब्द बनाए, नए शब्द बनाए, और इसी से अपभ्रंश का विस्तार हुआ। इसी को इन लोग जो 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 जिसका जिस प्रकार की बोली का इन लोग
प्रचलन कर रहे थे भारत में, उसी संस्कृत से भ्रष्ट शब्दों यानी कि अपभ्रंश की संज्ञा दी गई। अपभ्रंश को हम देखते हैं कि सौर यानी प्राकृत से निकली है, तो इसका सौर यानी प्राकृत को ही अपभ्रंश का आरंभिक चरण माना जाता है। और इसकी ध्वनि विशेषता में हम देखेंगे, स्वर सबसे पहले देखते हैं, जिसमें हर्ष यानी मूल स्वर कौन कौन से थे, अ, ई, उ, ए और ओ। अ। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए और ओ। ध्यान रखना है ए और ओ नहीं मिलते हैं, जो कि पाली में ही ए और ओ हो गए थे, यानी कि जहां जहां पर ओ और ए आएगा उसकी जगह ओ और ए का उच्चारण होगा। री का उच्चारण देखिए, अ, ई, उ, ए, री के रूप में हो गया था, यानी ऋषि जो है ये वाला री इसका उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो इसकी जगह पे इन शब्दों को रख दिया जाता था। स्वर का अनुनासिक रूप प्राप्त होता है। अनुनासिकरण बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे देवम, चलही। जबरदस्ती भी अनुनासिकता दिखाई देगी, अकारण अनुनासिकता दिखाई देती है, जैसे पंखी। और मुख्यतः हम देखते हैं अपभ्रंश उकार बहुलक भाषा है, जैसे मनु, कार्णु, तो ये ऊ की मात्रा लगा दी जाती है, जिसको कहते हैं उकार बहुलक। इसके अलावा स्वर भक्ति देखने को मिलती है। स्वर भक्ति क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के व्यंजन को संयोग को सरल करने के लिए बीच में स्वर ले आए। जैसे क्रिया है, क्रिया में देखिए आप ई को अलग से जोड़ दिया गया है, जैसे क्रिया नहीं क्रिया बोलेंगे, क्रिया। तो इस प्रक्रिया को स्वर भक्ति कहते हैं। कई शब्दों में स्वर लोप भी हो गया है, अरण्य की जगह रण्य। अंत स्वर जो है स्त्रीलिंग शब्दों में लुप्त भी हो गए हैं, जैसे लज्जा में से आ की मात्रा हटा दी और लाज बन गया। स्वर गुच्छों की संख्या बढ़ा दी गई। अब स्वर गुच्छों की संख्या बढ़ गई तो इससे क्या होता है कि जब स्वर गुच्छे जहां पर आ जाते हैं तो वहां पर उसका जो संधि होती है उसको तोड़ करके बोलेंगे। अंधार है अगर तो अंधार नहीं बोलेंगे, अंधार बोलेंगे। तो इस प्रकार से अ ई आ आई आओ ये सब जो है ये प्राकृत की देन थी, स्वर गुच्छे इस समय बढ़ने लगे। व्यंजन की बात करते हैं हम, तो देखिए आप इसके व्यंजन जो वर्णमाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क ख ग घ अंगा यहाँ पर नहीं है, फिर य नहीं है, ड़ है लेकिन न नहीं है, फिर उसके बाद श और श ये दोनों नहीं है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि अंगा, इया, न, श और श नहीं है। यह मुख्यतः ट वर्ग प्रधान भाषा है और न का ड़ का प्रयोग ज्यादा मिलता है। जहां कहीं भी न आता है उसकी जगह ड़ इस्तेमाल कर देते हैं, य की जगह ज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यदि नहीं बोलेंगे जय बोलेंगे। और श और श का सा में हो गया है, स सरल पड़ता है, सुकर नहीं बोलेंगे सुकर बोलेंगे। और इसके अलावा ठ का ढ में, जैसे पट है पट नहीं बोलेंगे पढ़ बोलेंगे। छ का ख ख में हो गया था। अंत व्यंजन का लोप हो गया, यानी जगत नहीं बोलेंगे जग बोलेंगे, महान नहीं बोलेंगे महा बोलेंगे। इसके अलावा द्वितीयकरण दिखाई देने को मिलता है, जैसे चक्र की जगह चक। और आगे जब अवहट्ट में देखेंगे तो इसका क्षतिपूरक दीर्घीकरण होता है, वो हम अवहट्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। संयुक्त व्यंजन प्राय नहीं रहे, जैसे य र लवा की क्षति सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर। व्याकरण में हम देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक व्यवस्था, लिंग वचन और काल। संज्ञा पे आते हैं। आपने संस्कृत में 3 वचन पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर 2 ही वचन रह गए, एक वचन और बहुवचन। और 2 ही लिंग भी मिलते हैं, यानी कि नपुंसक लिंग भी गायब हो गया, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही सिर्फ मिलेंगे। कारक रूपांतरण की दृष्टि से देखें तो प्रयोग के 3 भेद पाए जाते हैं। पहला तो है निर्विभक्तिक प्रयोग। अच्छा, ये निर्विभक्तिक प्रयोग क्या होता है? देखिए, बालका विद्यालम गच्छति, यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है बालक में वो विभक्ति चिन्ह होता है। अगर ये विभक्ति चिन्ह हटा दी जाए तो सिर्फ बालक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं प्रतिपादिक। तो प्रतिपादिक सिर्फ इस्तेमाल करके काम चला लिया जाता था, विभक्ति चिन्ह हटने लगे थे, यानी कि कोई प्रसर्ग नहीं लगता। तो अगर हम अपभ्रंश में बालका विद्यालम गच्छति को किस प्रकार से बोलेंगे? बालक विद्यालम गच्छति। और इसी प्रकार मन सत्येन सुधृति को हम अपभ्रंश में कैसे बोलेंगे? मन सत्येन सुधृति। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हट गया है। शब्द के एक ही रूप से सभी कारकों का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, जैसे कि हिम हिम प्रत्यय है, इससे कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण सभी प्रकार के कारकों का काम चल जाता था। फिर तीसरा रूप कुछ विभक्ति प्रयोग भी पाए जाते हैं, जिसमें सभी प्रतिपदक स्वरांत हो गए थे। कारक व्यवस्था हिंदी में आप देखते हैं इस प्रकार से है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। लेकिन अपभ्रंश में कारक व्यवस्था देखिए, कर्ता और कर्म के लिए एक वचन में कोई भी प्रसर्ग नहीं है, बहुवचन में आ। करण और अधिकरण के लिए एक वचन में ए और बहुवचन में हिम। और करण की बात करें सिर्फ तो एण प्रत्यय। और संप्रदान, अपदान और संबंध में एक वचन में हु और हो और बहुवचन में हम, हन। इस प्रकार से आप देखिए पहली बार प्रसर्गों का स्वतंत्र विकास भी अपभ्रंश में दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए विभक्ति चिन्ह एक ही होने लगे।
यानी लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए विभक्ति एक ही होगा, अलग अलग नहीं। वहीं सर्वनाम की बात करें तो संस्कृत की तुलना में थोड़ी संख्या कम होगी। सर्वनाम जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही, सी, यू, आई, दे, मेरा, तेरा, उसका, ये सब होता है हिंदी में और इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या हो गया अपभ्रंश में, तुहार, महार, मई, तुहु, ते, ताशु। और क्रिया में आप देखते हैं धातु रूप में कह, बोल, उठ, ये दिखाई देता है। संज्ञार्थ में जीवन, करण। और प्रेरणात्मक क्रियाएं जैसे बैठाओ, पठाओ, करवाई, जब प्रेरणा दे रहा कोई और किसी को ऑर्डर दे रहा हो तब। और वर्तमान कृदंत जैसे देखत, चाखत, यहाँ पर दिखाई दे रहा है त प्रत्यय लगा हुआ है। और वहीं लिंग वचन के अनुसार विशेषण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि लड़का है तो अच्छा और लड़की है तो अच्छी। वचन में अगर एक वचन के लिए है तो अच्छा है, और बहुवचन में हम बोलेंगे अच्छे हैं, ये लग गया। और वहीं संख्या वचन विशेषण जो कि हिंदी के जैसा दिखाई देता है, जैसे एक, दो, चौ, पंच, छह, सत, 10, 11, इस प्रकार से। वहीं सर्वनामिक विशेषण अइस, तइस, कइस, ये सब दिखाई देता है। काल रचना में देखते हैं भविष्य काल के लिए स्वरूप जैसे चली सही बोलेंगे अगर जाना है तो, और या फिर हर रूप दिखाई देगा चली है। लेकिन परवर्ती अपभ्रंश में, आगे के अपभ्रंश में हम देखते हैं पड़ब, देखब, कहवा, ये सब दिखाई देता है। शब्दकोशीय प्रवृत्तियां देखते हैं तो देखिए जाहिर सी बात है कि तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा दिखाई देगी। उसके बाद देशज शब्द दिखाई देंगे, फिर तत्सम और फिर विदेशी शब्द। देशज शब्द में आपको दिखाई देता है घूंघट, रस्सी, घाव, ये सब दिखाई देते हैं। या फिर ध्वन्यात्मक शब्द जैसे तड़पड़ई है, तड़पड़ाता है, किलकिल, छजल, रोड, ये सब। और अरबी भाषा के विदेशी शब्द जैसे आल, माल, कोचा, ये सब भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अपने अपभ्रंश को समझा है इस वीडियो में, और इसे इसी तरह से याद करिए। 3-4 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपको लिखने के लिए समय भी नहीं मिलेगा और इतनी जगह भी नहीं होती है। थैंक यू।